हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बीएमएस सेकेंड ईयर या सेकेंड प्रोप जो है उसके सब्जेक्ट रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान में जो चैप्टर निदान पंचक है उस निदान पंचक के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों संप्राप्ति घटक और निदान पंचक का जो इंपॉर्टेंस है, वो महत्व है, जो क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ में निदान पंचक के अंदर ही जो दो टॉपिक बचे हुए थे लास्ट के, उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसका नाम था उपसे और संप्राप्ति। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संप्राप्ति के घटक के बारे में। तो संप्राप्ति घटक का मतलब क्या हुआ? संप्राप्ति घटक का मतलब होता है कि जब भी किसी डिजीज़ का प्रोग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि निदानु से लेकर के रोगों के लक्षण उत्पन्न होने तक की जो संपूर्ण व्यापार है उसको अपन संप्राप्ति बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ में जस्ट पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि निदान पंचक के अंदर जो संप्राप्ति है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब भी अपन किसी भी डिजीज़ की संप्राप्ति या उसका जो भी पूरा का पूरा एक उत्पन्न होने का जो प्रोसेस है उसके बारे में जब आपको अपने को पता चल जाता है तो अपन जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, वो आसानी से कर पाते हैं। तो संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चिकित्सा का निर्धारण करने के लिए, कोई भी डिजीज़ है उसकी चिकित्सा का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों संप्राप्ति की अगर अपन बात करते, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि निदान के सेवन से लेकर के व्याधि के उत्पन्न होने तक का जो संपूर्ण व्यापार होता है उसको अपन संप्राप्ति बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के अंदर संप्राप्ति टॉपिक के अंदर बता दी थी। आज की वीडियो में दोस्तों जो संप्राप्ति घटक है, उस संप्राप्ति घटक का मतलब ये हुआ कि संप्राप्ति के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, या फिर अपन कह सकते हैं कि संप्राप्ति घटक का मतलब होता है कि संप्राप्ति के कंपोनेंट जो है कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर जब मैंने आप लोगों भी चार्ट फ्लो डायग्राम था पिछली वाली वीडियो में, उसके अंदर आपको सामने स्क्रीन में दिख भी जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहला पॉइंट जो है क्या था, वो निदान, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोष, तीसरे नंबर पे दुष्य के बाद चौथे नंबर पे कि स्थान का मतलब होता है स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद में जो है लास्ट पे जो रोगों के लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है। तो ये चार जो 5 पॉइंट आ रहे हैं, ये अलग अलग पॉइंट जो है वो ही क्या है, संप्राप्ति के कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, संप्राप्ति घटक के नाम से जानते हैं। तो व्याधिजनक दोष व्यापार विशेष, ये मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि व्याधि को उत्पन्न करने के अंदर दोषों का जो व्यापार होता है उस व्यापार को अपन क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अब दोस्तों संप्राप्ति के घटक के अंदर अपन सबसे पहले प्रथम घटक की बात करते हैं, प्रथम व्यापार की बात करते हैं, उसका नाम है निदानु का सेवन करना। क्योंकि बॉडी में अगर कोई भी व्याधि उत्पन्न होगी, कोई भी रोग अगर उत्पन्न होगा तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, निदान इन्वॉल्व होंगे। जो भी कोज होते हैं डिजीज़ के, जो भी कारण होते हैं, उन कारणों का सेवन अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो उस कारणों की वजह से, हेतु की वजह से क्या होगा, डिजीज जो उत्पन्न होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ कि विभिन्न प्रकार के दोष प्रकोप का आहार विहार का जब भी सेवन करते हैं तो उसकी वजह से रोगों की उत्पत्ति होती है, और ये प्रथम प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाली होती है। जब भी संप्राप्ति बनती है तो उसमें पहला घटक जो आता है वो कौन होता है, निदान, या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन कि निदानु का सेवन करना संप्राप्ति का पहला घटक है। अब संप्राप्ति के अंदर पहला घटक जो निदानु का सेवन किया, जब निदानु का सेवन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, दोष की दृष्टि जो है देखने को मिलेगी, और दोषों के दूषित होने के बाद वो दोष किसके साथ में मिलते हैं, दुष्य के साथ में। दोषों का दूषित होना और दोष दूषित होकर के उनका दुष्य के साथ में मिलना, ठीक है। ये संप्राप्ति का कौन सा घटक हो जाएगा, दूसरे नंबर का घटक हो जाएगा। अब दो कंडीशन हो सकती है, जिस तरह के आप निदान सेवन कर रहे हो उन निदानों के अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी में लक्षण जो है आगे चल करके देखने को मिले, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और एक दूसरा क्या हो सकता है कि जिस तरह के आप निदान सेवन कर रहे हो उस तरह के लक्षण बॉडी में उत्पन्न ना होकर के किसी अलग ही तरह के लक्षण उत्पन्न होते हो, ठीक है। दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो प्रकृति समसंवेद और दूसरा होता है विकृति विषम संवेद। प्रकृति समसंवेद का मतलब होता है कि जिस तरह के दोषों की दृष्टि हुई है उसी तरह के समान गुणधर्म वाले अगर दुष्य प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ आपसे कि मैं कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें जो है यूज़ में ले रहा था, उसकी वजह से कफ जो है बढ़ा, ठीक है, कफ जो है दोष बढ़ा। अब कफ दोष जो है वो बॉडी में चल करके अपने समान ही गुणधर्म वाली जो भी धातु होगी उसको बढ़ाएगा, और कफ के समान जो भी गुण है वो किस धातु के होते हैं, रस धातु के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कफ को प्रकोप करने वाले जब भी निदान अपन प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी वजह से कफ जो है वो प्रकोपित हुआ। प्रकोपित होने वाला कफ जो है दुष्य का मतलब शरीर की जो धातु है उन धातु में से किसके साथ में मिलेगा, रस के साथ में मिलकर के अगर रस को बढ़ा रहा है, रस के साथ में मिल रहा है, मतलब कि रस को अगर दूषित कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो, प्रकृति समसंवेद। मतलब सीधी बात ये है, आप सीधा याद रखना, जिस प्रकार के निदानों का सेवन किया जा रहा है और उन निदानों के सेवन से जिस तरह का दोष प्रकोपित हो रहा है वो ही आगे चल करके अगर अपने समान ही या फिर अपने समान गुणधर्म वाले दुष्य को अगर प्रभावित करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं,
प्रकृति समसंवेद, ठीक है। और अगर मान लो उसके अपोजिट कंडीशन कर रहा है, अपोजिट चीज़ों को अगर प्रभावित कर रहा है तो उसको अपन विकृति विषम संवेद बोलते हैं, विपरीत कंडीशन को, ठीक है। तो पहला घटक जो मैंने संप्राप्ति का बताया आपको वो था निदानों का सेवन करना। दूसरा घटक जो बताया वो है कि दोषों की दृष्टि होना और दुष्य की दृष्टि होना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरे घटक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अधिष्ठान। अब देखो, जब शरीर में दोषों की दृष्टि हो जाएगी और दुष्य की दृष्टि हो जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप वो बॉडी में कहाँ पर जाएंगे, बॉडी के कोई ना कोई एक पार्ट होगा जहाँ पर जा करके उपस्थित होंगे। मैंने संप्राप्ति का जो आपको चार्ट फ्लो डायग्राम जो बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको यही बोला था कि सबसे पहले निदान आएंगे, उसके बाद में दोष आएंगे, उसके बाद दुष्य आएंगे और तीसरे नंबर पे जो भी स्थान होगा वो होगा, मतलब जो भी दोष है उनका अधिष्ठान जो है आगे चल करके क्या रहने वाला है। मतलब प्रकोपित होने वाले दोष और दुष्य जो है वो शरीर के कौन से भाग में जाकर के उपस्थित होंगे, कौन से भाग में जाकर के रोग उत्पन्न करेंगे, तो वो भाग या वो स्थान जो होता है वही क्या कहलाता है, उसका अधिष्ठान कहलाता है। और दोस्तों ये जो अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान संप्राप्ति घटक का तीसरा कंपोनेंट होता है। मतलब कि तीसरे नंबर पे संप्राप्ति के अंदर जो घटक है, उन संप्राप्ति घटक के अंदर तीसरे नंबर पे जिसको इन्वॉल्व किया गया है वो क्या है, अधिष्ठान है। क्योंकि अपन यहाँ पर तो क्या पढ़ रहे हैं, संप्राप्ति घटक पढ़ रहे हैं ना, तो संप्राप्ति घटक के अंदर अधिष्ठान जो है कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है। अब अधिष्ठान जो है रोगों के दो प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक और एक मानसिक, ठीक है। और रोग भी जो दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। तो इसका जो अधिष्ठान है दोस्तों वो शरीर हो सकता है और मन हो सकता है। मन और शरीर ये दो ही जो है अधिष्ठान बताए हुए हैं। और अगर मैं मूल स्थान की बात करता हूँ तो मूल स्थान जो है दोस्तों का क्या बताया हुआ है, कोष्ठ बताया हुआ है। मतलब जो भी प्रकोपित होंगे तो मेनली जो है कहाँ पर उनका प्रकोप होने के बारे में आश्रय स्थान देखने को मिलता है वो कोष्ठ है। लेकिन उसके अलावा शरीर और मन को भी जो है बताया हुआ है। अगर एक ऑप्शन लिखना हो तो आप शरीर और मन जो है वो ये दो अधिष्ठान बताना, ठीक है। संप्राप्ति घटक के तीसरे नंबर पे जो अधिष्ठान आ रहा है उसके अंदर है, ठीक है। अब चौथे नंबर पर क्या होगा, स्रोतस की दृष्टि देखने को मिलेगी। जब किसी स्थान पर जाकर के दोष इन्वॉल्व होंगे, उपस्थित होंगे, अगर वो आमाशय में जाकर के उपस्थित हो रहे तो अन्वय स्रोतस की दृष्टि देखने को मिलेगी। और अगर वो कंठ प्रदेश में, तालु प्रदेश में जाकर के उपस्थित हो रहे हैं तो उदकवय स्रोतस की दृष्टि देखने को मिलेगी। अगर वो शरीर की हड्डी आदि स्थानों पर जाकर के उपस्थित हो रहे तो रसवय स्रोतस की दृष्टि देखने को मिलेगी। जो अलग अलग प्रकार के स्रोतसों के मूल बताए हुए हैं उन मूलों पर मूल वाले मूल मतलब एक तरह से जो उनका स्थान है वहाँ पर जाकर के उपस्थित होंगे तो जिस स्रोतस के मूल में जाकर के उपस्थित हो रहे हैं उसी प्रकार के स्रोतस की क्या होगी, दृष्टि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्रोतस की दृष्टि पांचवें नंबर पे, जनरली चौथे नंबर पे जो है स्रोतस को रखा गया है। तो संप्राप्ति घटक के अंदर चौथा नंबर का जो कंपोनेंट है वो कौन है, स्रोतस है, ठीक है। चौथे नंबर पे स्रोतस आता है, पांचवें नंबर पे स्रोतस की दृष्टि होना आता है। क्योंकि दृष्टि स्रोतस की दृष्टि कब होगी, जब जो भी प्रकोपित हुए जो भी दोष दुष्य है वो किसी स्थान पर जाकर के पहले उपस्थित होंगे। भाई कोई भी चीज़ कई स्थान पर जाकर के टेरेगी तभी तो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी ना। जैसे अपन कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन जो स्टमक में जाती है, स्टमक में जाने के बाद में तो अपना काम करती है, जब स्टमक में पहुंची नहीं उससे पहले अपना काम तो करेगी नहीं। इसका मतलब सेम वही कंडीशन है कि जो भी निदानों के सेवन से प्रकोपित होने वाले दोष और दुष्य हैं वो शरीर के किसी अधिष्ठान में जाकर के उपस्थित हुए। अब अधिष्ठान जो है वो स्रोतस के हिसाब से होगा। अब स्रोतस में जाकर के जब वो उपस्थित होंगे तो उपस्थित होने के बाद में ही क्या करेंगे, आगे चल करके स्रोतोदृष्टि। तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हो कि स्रोतस जो है चौथे नंबर पे आएगा और स्रोतस के बाद में स्रोतोदृष्टि जो है उसके बाद में हो रही है। इसका मतलब पांचवें नंबर पे जो पांचवा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, स्रोतोदृष्टि। तो स्रोतोदृष्टि पांचवें नंबर पे आ रहा है और अगर अपन स्रोतस की बात करते हैं स्रोतस जो है चौथे नंबर पे आ रहा है इसमें, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो बताया वो कौन सा हो जाएगा, अधिष्ठान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। अब दोस्तों अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि वैगुण्य, वैगुण्य का मतलब होता है कि जब भी स्रोतस में जाकर के कोई भी दोष उपस्थित होगा या फिर दुष्य उपस्थित होगा तो उसकी वजह से बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उन्हीं को अपन वैगुण्य के नाम से जानते हैं। जब वैगुण्य होगा तो वैगुण्य के परिणाम स्वरूप ही क्या होगी, स्रोतस की दृष्टि के लक्षण जो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पांचवें नंबर पे कंपोनेंट है, ठीक है। अब स्रोतस की दृष्टि जब भी होती है तो उसमें टोटल मिलाकर के चरक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो स्रोतोदृष्टि के 4 भेद बताए हुए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। जो स्रोतोदृष्टि जो कि विमान स्थान का जो चौथे नंबर का चैप्टर है ना, स्रोत विमान, उसके अंदर बताया हुआ है कि स्रोतोदृष्टि के सामान्य रूप से जो है 4 लक्षण देखने को मिलते हैं या फिर स्रोतोदृष्टि के 4 भेद जो है बताए हुए हैं। उनकी अगर अपन बात करें सबसे पहले अति प्रवृत्ति, दूसरा जो है संग, तीसरा है शिरा ग्रंथि और चौथा है विमार्ग गमन, ठीक है। अगर आपको याद रह पाते तो रखना, क्योंकि बहुत बार 2 नंबर की क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको जो स्रोतोदृष्टि के जो 4 भेद है उनके नाम लिखो। तो आप नॉर्मली इनको याद भी रख सकते हो कि अति प्रवृत्ति होना, संग होना, या तो जो ज़्यादा मात्रा में चीज़ें होगी, या फिर संग का मतलब तो रुकी हुई रहेगी, ठीक है। उसके अलावा शिरा ग्रंथि और उसके अलावा विमार्ग गमन, ये 2 और जो बता रखे। तो टोटल मिलाकर के 4 जो है स्रोतोदृष्टि के भेद बता रखे हैं, ठीक है। जो कि स्रोतोदृष्टि है वो 5वें नंबर का कंपोनेंट होता है संप्राप्ति घटक के अंदर, ठीक है। इतना सा आगे ज़्यादा कोई इसमें समझने वाली बात है नहीं।
दोस्तों अगले घटक के बारे में बात करते हैं संप्राप्ति का, वो क्या है? छठे नंबर का घटक है वो है अग्नि की दृष्टि होना, क्योंकि अग्नि की दृष्टि तो देखने को मिलेगी। अगर मान लो आप एक बार सोच के देखो कि अगर अमावस्या में जाकर के कोई भी दोष उपस्थित होंगे, दुष्य उपस्थित होंगे, तो वो क्या करेंगे? शरीर की अग्नि को मंद करेंगे, शरीर की अग्नि को मंद करेंगे, तीक्ष्ण करेंगे, है ना कुछ तो करेंगे सही उसके साथ में। इसका मतलब अग्नि की दृष्टि भी इसमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों जो 13 प्रकार की अग्नि है, इनके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो इसके लिए आप BMS फर्स्ट ईयर की जो क्रिया शारीर विज्ञान है उसकी वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको अग्नि और अग्नि के प्रकार वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने इस चीज़ को कवर कर दिया था, ठीक है। बाकी आप सभी लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ करके आए हो, तो आप लोगों को पता होगा कि 13 प्रकार की अग्नि जो है शरीर में होती है। और जब अग्नि की दृष्टि होती है तो अग्नि की दृष्टि के आधार पर अपन दीपन पाचन द्रव्य किस प्रकार के अपने को प्रयोग में लेना है, कि मैं जो है दीपन प्रकार का द्रव्य प्रयोग में लूँ या फिर जो है मैं पाचन प्रकार का द्रव्य प्रयोग में लूँ। तो इस चीज़ का डिसाइड करने के लिए भी मेन रूप से जो है 13 प्रकार की अग्नि, जो कि अग्नि दृष्टि संप्राप्ति घटक के छठे नंबर का कंपोनेंट है, वो उसके हिसाब से होता है, ठीक है। अब 7वें नंबर पर आते हैं अवस्था। अवस्था का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि लक्षण जो बॉडी में उत्पन्न हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बात करोगे, तो इसलिए अपन यहाँ पर इन 3 अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें दोस्तों सबसे पहले साम और निराम की बात करते हैं। साम और निराम जो किसके आधार पर होता है? अग्नि के आधार पर होता है। तो इस साम और निराम की कंडीशन अपने को अग्नि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मान लो कि आम युक्त मल जो है वो कोई पेशेंट अगर त्याग कर रहा है, इसका मतलब उसकी शरीर की अग्नि जो है क्या है? मंद है। इसका मतलब उसको किस प्रकार की औषधि दीपन पाचन जो भी द्रव्य है वो उसको उसके लिए प्रयोग में लेने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है कि आंसूकारी और चिरकारी। कोई भी व्याधि जो है वो शीघ्र उत्पन्न हो रही है या फिर देरी से उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो उस व्याधि के बल पर डिपेंड करता है ये चीज़। अगर मान लो कि व्याधि जो है वो का बल जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, मध्यम बल वाली नहीं होकर के अति बल वाली, अगर अति प्रवर्त बल वाली व्याधि है, ठीक है। जस्ट पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बल संप्राप्ति के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया, ये बात बताई थी कि अगर मान लो कि व्याधि का बल जो है ज़्यादा मात्रा में होता है या फिर प्रबल बल वाली व्याधि होती है, तो वो जो है शीघ्र ही शरीर में उत्पन्न हो जाएगी, मतलब आंसूकारी होगी। और अगर व्याधि का बल जो अल्प रहा, मध्यम रहा, कम रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? टाइम लगाएगी बॉडी में उत्पन्न होने में, ठीक है। तो आंसूकारी और चिरकारी इन सभी का निर्धारण भी जो है एक अवस्था के अंदर ही आता है। उसके अलावा उपद्रव अवस्था। अब अगर कोई भी डिजीज जो अपनी कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन में पहुंच जाती है, उपद्रव वाली कंडीशन में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक प्रधान व्याधि तो है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी कोई व्याधि और उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसके बाद में, जो कि उसी से रिलेटेड है। अब अगर मैं प्रधान व्याधि की चिकित्सा कर दूंगा तो उससे क्या होगा? जो भी साथ में उसके साथ में जो उपस्थित दूसरी व्याधि वो अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो उपद्रव अवस्था के अंदर अपने को प्रधान व्याधि की चिकित्सा में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो तीनों कंडीशन, तीनों अलग अलग प्रकार की अवस्था है, क्योंकि संप्राप्ति घटक के अंदर अवस्था को भी 7वें नंबर पर रखा गया है। ये भी संप्राप्ति घटक का ही द्रव्य, संप्राप्ति घटक का ही भाग है, ठीक है। तो अब आम और निराम की कंडीशन है तो अग्नि पर ध्यान दो, आंसूकारी और चिरकारी की कंडीशन तो व्याधि के बल पर ध्यान दो, और अगर कोई भी व्याधि जो है वो अपनी उपद्रव अवस्था तक पहुंच चुकी है तो उस कंडीशन में अपने को क्या ध्यान रखना है कि प्रधान व्याधि को ध्यान रखना है, क्योंकि प्रधान व्याधि को जैसे अपन ठीक कर देंगे तो उपद्रव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली चीज़ें तो अपने आप ही क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल में छोटा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो कोई भी कैंसर का पेशेंट होता है तो उसमें कैंसर अगर उसको उत्पन्न होता है तो कैंसर के बाद में उसमें ज्वर भी देखने को मिलता है। अब अगर आप प्रधान व्याधि के रूप में जो कैंसर है उसको अगर ठीक कर दोगे तो ज्वर उसका अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ज्वर जो है उपद्रव अवस्था के रूप में उत्पन्न हो रहा था, जो कि प्रधान व्याधि के ट्रीटमेंट करने के बाद अपने आप ही शांत हो रहा था, ठीक है। अब 8वें नंबर का और लास्ट कंपोनेंट बताया हुआ संप्राप्ति का, वो साध्य असाध्यता। देखो कोई भी डिजीज जो साध्य है या असाध्य है उसका पता अपने को किस तरह से लगेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक होता है, कंपोनेंट होता है संप्राप्ति का। क्यों? क्योंकि अपने को आगे चल करके जो भी डिजीज उसका ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना, उसकी चिकित्सा करनी है या नहीं करनी, ये सारी बातें डिपेंड करती है आपकी साध्य और असाध्यता पे, ठीक है। साध्यता और असाध्यता पे। अगर व्याधि साध्य है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट करो, उसकी चिकित्सा करो। लेकिन अगर वो असाध्य है तो उस कंडीशन में कोई चिकित्सा जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बोला है संप्राप्ति का, और ये साध्य असाध्यता का विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर साध्य लक्षण उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे चिकित्सा के योग्य व्याधि नहीं है तो उसकी अपने को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, मतलब असाध्यता की कंडीशन में चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, और अगर साध्यता की कंडीशन है तो चिकित्सा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था संप्राप्ति के बाद में संप्राप्ति घटक वाला, ठीक है। अब दोस्तों आज की वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि निदान पंचक का महत्व जो है क्या बताया हुआ है। अब दोस्तों वैसे निदान पंचक का पूरा का पूरा जो भी महत्व है वो मैंने आप लोगों को निदान से लेकर के संप्राप्ति तक पूरा बता दिया है ना। और ये टॉपिक वैसे तो बुक के अंदर शुरुआत में दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा निदान पंचक पढ़ाने के बाद में इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब निदान पंचक क्या होता है इसके बारे में जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो अगर आप निदान पंचक के महत्व को कैसे समझ पाओगे।
कोई भी चीज़ है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले निदान पंचक पूरा का पूरा पढ़ाया डिटेल में, ताकि आपको निदान पंचक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और वो इतना ज़रूरी क्यों है ना, उसके बारे में आपको पता चल जाए। उसके बाद ही आप उसके महत्व या इंपॉर्टेंस को अच्छे से और समझ पाओगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को निदान पंचक का जो भी इंपॉर्टेंस है इसको लास्ट में बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ा रखिए कि निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति है। रोग को जानने के 5 जो है टोटल मिलाकर के उपाय बताए हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था। अब देखो दोस्तों, अब 2 टर्म आती है, एक तो निदान और एक निदान पंचक। देखो, एक तो मैंने बोला आपको निदान और दूसरा बोला है मैंने आप लोगों को निदान पंचक, ठीक है। तो निदान क्या, तो जो निदान है वो तो क्या हो जाएगा, जो निदान वो नॉर्मल में निदान जो बोल रहा हूँ, निदान का मतलब हो जाएगा कि कोई भी व्याधि अगर उत्पन्न हो रही है बॉडी में, तो उसको उत्पन्न करने वाले जो भी कारण होते हैं, हेतु होते हैं, उन्हीं को अपन निदान बोलते हैं, ठीक है। और जब मैं निदान पंचक पूरा वर्ड बोल रहा हूँ तो उसके अंदर जो निदान शब्द आ रहा है, निदान पंचक मैंने पूरा बोला, तो पूरा बोलने पर उसके अंदर जो निदान शब्द आ रहा है उसका मतलब होता है डायग्नोसिस करना। अब वहाँ पर जो कारण का मतलब नहीं है, वहाँ पर कारण मत लिखना, वहाँ पर निदान पंचक के अंदर जो निदान शब्द आ रहा है उसका मतलब डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो ये निदान पंचक जो है पूरा का पूरा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक डायग्नोसिस का टूल होता है। जैसे मॉडर्न के अकॉर्डिंग अलग प्रकार के CBC, RBC, विडाल टेस्ट, ये अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन बताए हुए हैं पेशेंट के, तो उसी तरह से मॉडर्न साइंस जिस तरह से बोलता है, तो उसी तरह से अपने आयुर्वेद के अंदर भी निदान पंचक पूरा का पूरा बताया हुआ है, जो कि पेशेंट का डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, या फिर डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर मैंने बोलते हैं कि व्याधि जनक, मतलब कि कोई भी बॉडी में व्याधि उत्पन्न हो रही है तो उसको जनक, उसका जो जनक होता है, मतलब उसको उत्पन्न करने वाला जो कारण होता है, उसी को अपन निदान बोलते हैं। जबकि व्याधि बोधक, मतलब कि कोई भी डिजीज़ जो है बॉडी में उत्पन्न हुई है तो उस डिजीज़ के बारे में आपको पता चल जाए, अवबोध हो जाए, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाए कि भाई पांडु हुआ है, गुल्म हुआ है, कामला हुआ है, रक्तपित्त हुआ है ना, उन्माद हुआ है, पिपासा हुआ है, क्या हुआ है ना। तो उस डिजीज़ के बारे में अगर आपको पता चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, निदान पंचक, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि निदान पंचक जो है वो एक तरह से डायग्नोसिस का टूल होता है, मतलब कि डिजीज़ का डायग्नोसिस करने की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, निदान पंचक बोलते हैं, ठीक है, जो कि व्याधि बोधक का काम करता है। लेकिन अगर मैं व्याधि जनक की बात करता हूँ तो वो निदान होता है, जो कि कॉजेसिव इफेक्ट ऑफ द डिजीज़, मतलब कि कोई भी डिजीज़ उत्पन्न हो रही है उसका कारण होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे मान लो कि अपने को नॉर्मली पता है कि किसी में रास्ते पे जाऊंगा तो उस रास्ते पे मेरे साथ जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी जो है हो सकती है, तो आप उस रास्ते पे नहीं जाओगे, ठीक है। नॉर्मली अपने को पता है कि भाई इस रास्ते में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उधर से नहीं जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के निदानों को सेवन करने से आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सबसे बेस्ट ये है ना कि उन प्रकार की उस तरह की चीज़ों को आप यूज़ में लो ही मत हो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी बॉडी में उत्पन्न नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि निदान परिवर्जन, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, निदान परिवर्जन बोलते हैं। मतलब जिन प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करने से, जिन प्रकार के कारण या हेतु का सेवन करने से आपकी बॉडी में व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो उनका यूज़ ना करना, उनका परिवर्जन करना, वर्जन का मतलब होता है उनको त्याग देना, उनका बहिष्कार कर देना, निदान परिवर्जन कहलाता है। और ये जो निदान परिवर्जन है यही संक्षेप क्रिया योग, ठीक है, इसको ही जो है ना एक प्रकार की शॉर्ट चिकित्सा बताया हुआ है चरक ने और सुश्रुत ने दोनों ने। मतलब चरक जो है वो कृमि की चिकित्सा में और प्रमेय की चिकित्सा में बोलता है कि अगर आप निदान परिवर्जन करते हो तो वही उसकी संक्षेप में चिकित्सा हो जाती है। मतलब एक तरह से आधी चिकित्सा तो आप जो निदान परिवर्जन के अंदर ही कर लिए हो, ठीक है। और जब अपन सुश्रुत की बात है तो सुश्रुत जो भी नेत्र रोगों के बारे में जहाँ पर वर्णन करता है तो नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा के अंदर बोलता है कि संक्षेपित क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, ठीक है। तो ये जो लाइन है दोस्तों वहाँ से उठाई गई है, ठीक है। तो निदान परिवर्जन के बारे में पता चल जाएगा कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाऊं, उसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, तो आप उन सब चीज़ों का जो है यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो पहला तो निदान का महत्व ये हो गया। दूसरा ये है दोस्तों कि जो भी निदान है उन निदानों की वजह से स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितना हो रहा है और किसको एक पर्टिकुलर अंश जो है वो कौन सा स्रोतस का प्रकोपित हो रहा है ना, खराब हो रहा है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है, ठीक है। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस थोड़ा सा याद रख लेना, एक पॉइंट याद रखना काफ़ी है कि निदान परिवर्जन जो है वो इसका महत्व होता है, ठीक है। सेकंड है दोस्तों, निदान पंचक के अंदर जो चीज़ आती है उसके अंदर पूर्व रूप, ठीक है। तो पूर्व रूप के ज्ञान का महत्व जो है क्या है, क्योंकि मैं निदान पंचक का महत्व आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पूर्व रूप ज्ञान का महत्व क्या हो जाएगा कि चिकित्सा कार्य में, क्योंकि कोई भी डिजीज़ की आप जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो तो ट्रीटमेंट के अंदर आप यही तो देखते हो ना कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर डिजीज़ के पूर्व रूप अगर कम है तो उसको अपन आसानी से ठीक कर लेंगे, अगर उसके पूर्व रूप ज़्यादा देखने को मिल रहे तो उसमें उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि ज्वर के अगर पूर्व रूप की बात करते हो तो पूर्व रूप के अंदर
लघु अन्न का प्रयोग करना चाहिए और अवतर्पण का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ज्वर पूर्व रूप है लघु असनम अवतर्पणम वा। मतलब जब भी आपको बॉडी में ज्वर के पूर्व रूप देखने को मिल रहे हैं तो आप लघु अन्न का प्रयोग करो और अवतर्पण का प्रयोग करो। तो ये क्या हो गया, इसका ज्वर का क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, जिसको जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ किसके आधार पर कर रहा हूँ, ज्वर के पूर्व रूप के आधार पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इस चिकित्सा कार्य के अंदर भी इस पूर्व रूप का इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। उसके अलावा सुश्रुत ने बताया कुछ कि घृतपान का उपदेश बताया। अगर किसी को वातिक ज्वर है पूर्व रूप में घृतपान, अगर वात ज्वर की कंडीशन है तो उसमें क्या करो, वात ज्वर के पूर्व रूप देखने को मिल रहे तो आप घृतपान का प्रयोग करो। ठीक है, ये भी इसके ट्रीटमेंट के अंदर आ गया। उसके अलावा साध्य असाध्यता का पता लगा सकते हो कि कैसे लगा सकते हो कि अगर मान लो किसी व्याधि के सारे पूर्व रूप आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो व्याधि क्या होगी, असाध्य होगी। और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में, अल्प मात्रा में आपको पूर्व रूप देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सुख साध्य होगी। मतलब उसका ट्रीटमेंट आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब एक व्याधि को दूसरी व्याधि से अगर मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है कि किसी व्यक्ति को जो है वो मैं बोलता हूँ कि ज्वर है या रक्तपित्त है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि पांडु है या कामला है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पर्म है या मूत्रकृच है। ठीक है, तो इन अलग अलग प्रकार के डिजीज जिनके सिम्टम्स लगभग सेम जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कब करते हो, जब ऐसी कोई भी दो डिजीज जिनके जो भी सिम्टम्स है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हो, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो, या फिर ये कहूँ कि 60 से 70% उनके सिम्टम्स जो आपस में मिलते जुलते हो। तब आप इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहे हो कि तब आप इस चीज़ का पता नहीं कर पा रहे हो कि जो भी डिजीज़ है वो क्या है। ठीक है, होने वाली डिजीज जो फाइनल जो उसका डायग्नोसिस है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी अपन पूर्व रूप का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कि भैया कोई भी पेशेंट है जिसके अंदर रक्तपित्त है या फिर उसके अंदर जो है वो परमे है। ठीक है, तो रक्तपित्त और परमे इन दोनों का जो पता लगाने का, जो परमे के पूर्व रूप अगर उपस्थित है और उसी के साथ साथ आपको अगर हरिद्र वर्ण का मूत्र देखने को मिल रहा है तो 100% अपन कह सकते हैं कि जो भी पेशेंट है वो किसका होगा, परमे का होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको परमे के पूर्व रूप तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन हरिद्र वर्ण का मूत्र जो है देखने को मिल रहा है, तो फिर आप क्या कह सकते हो, रक्तपित्त जो है वहाँ पर बोल सकते हो। देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस छोटा सा कि है कि भैया अब इसमें 50% चीज़ सेम मिल रही है। सेम मिलने का मतलब होता है कि हरिद्र वर्ण का मूत्र होना जो है वो रक्तपित्त और परमे दोनों के अंदर है। लेकिन अब मैं पता कैसे लगाऊं कि भाई अब पेशेंट जो है वो मेरे पास रक्तपित्त का आया है या फिर परमे का आया है। तो अगर परमे के पूर्व रूप अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि काई छिद्रेशु उपदेह होता है ना, अगर आपको याद रहे तो रख लेना। तो काई छिद्रेशु उपदेह के साथ में अगर हरिद्र वर्ण का मूत्र देखने को मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि परमे का रोगी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि परमे के पूर्व रूप उपस्थित नहीं है, लेकिन आपको अगर वहाँ पर जो पेशेंट है वो परमे के पूर्व रूप उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी अगर हरिद्र वर्ण का देखने को मिल रहा है, तब मैं कह सकता हूँ रक्तपित्त का रोगी होगा। तो मैंने आपको यही बोला था ना कि भैया ऐसी कंडीशन जहाँ पे डिजीज़ के जो भी सिम्टम्स है वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर रहे हो या फिर मिल रहे हो, मिलते जुलते लक्षण हो, या फिर आप जो हो है ना ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि जो भी डिजीज़ है वो कौन सी हो सकती है, तो वहाँ पर आप पूर्व रूप को देखो। ठीक है, क्योंकि हरिद्र वर्ण का मूत्र होना ये तो दोनों के अंदर देखने को मिल रहा है। अब अपने को पता किससे चलेगा, उसके पूर्व रूप से चलेगा कि अगर परमे के पूर्व रूप देखने को मिल रहा है तो उत्पन्न होने वाली व्याधि जो है परमे होगी, और अगर मान लो कि यही जो पूर्व रूप है वो परमे के नहीं देखने को मिल रहे तो अपन कह सकते हैं कि रक्तपित्त रोग जो होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर ही पूर्व रूप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो निदान पंचक का कंपोनेंट आता है उसका नाम है रूप। ठीक है, तो रूप जो है वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उत्पन्न व्याधिर बोधकम लिंगम रूपम इति लक्षणम, मतलब जो भी कोई उत्पन्न होने वाली व्याधि होती है उसके जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका। ठीक है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि सन्निपात ज्वर है तो सन्निपात ज्वर अगर उसमें संपूर्ण लक्षण उपस्थित होते हैं तो वो असाध्य होगी, और अगर अल्प लक्षण वाली होगी तो सुख साध्य होगी। साध्य असाध्यता का पता लगाने के लिए पूर्व रूप भी इंपॉर्टेंस अपनी रख रहे थे और उसी के साथ साथ जो भी रूप है वो भी इसका जो है वो इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चौथे नंबर पे जो निदान पंचक का कंपोनेंट है वो उपसे। ठीक है, तो उपसे की वजह से मैं जस्ट पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि गूढ़ लिंग के बारे में या फिर छुपे हुए लक्षणों के बारे में जो बताने का काम करता है उसको अपन क्या कहते हैं, निदान पंचक के अंदर उपशय बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ अभी कि व्याधि के लक्षण अगर स्पष्ट नहीं है तो उस कंडीशन में लक्षणों की सदृश्यता अगर आपको दिख रही है, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको दो व्याधियाँ हैं और उनके लक्षण जो है वो ठीक तरह से नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब सादृश्यता देखने को मिल रही है या फिर स्पष्ट रूप से आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी डिजीज़ है। तो अब मेरे को दोनों डिजीज़ का पता लगाना है या फिर एक डिजीज़ को जो दूसरी डिजीज़ से डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस उसका बनाना है, जैसे मैंने पूर्व रूप के अंदर आपको बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर दोस्तों अपन तेल से अगर अभ्यंग करते हैं
तो तेल से अभ्यंग करने की वजह से, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, कोई ज़रूरी नहीं है तेल से अभ्यंग करना हो हर व्याधि में, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मैं तेल से अभ्यंग करता हूँ तो उस कंडीशन में ऊर्ध्व स्तंभ जो है ना वो तो बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं वात व्याधि की बात करता हूँ तो वात व्याधि तेल से अभ्यंग करने पर शांत हो जाती है। ठीक है, तो तेल से अभ्यंग करना इन दोनों के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस का काम कर रहा है, क्योंकि अगर तेल के अभ्यंग की वजह से अगर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ऊर्ध्व स्तंभ उत्पन्न हुआ है। और अगर तेल से अभ्यंग करने की वजह से अगर मान लो कि उसका जो है ह्रास देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉडी में अगर लाभ हो रहा है आपको, तो अपन कह सकते हैं कि वात व्याधि है। तो एक दूसरे को डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए भी अपन, एक सापेक्ष निदान बनाने के लिए भी अपन इसका प्रयोग जो है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे जो लास्ट आता है उसका नाम है संप्राप्ति। ठीक है, और संप्राप्ति के बारे में आप लोगों को डिटेल में पिछली वाली वीडियो में बता चुका था कि चिकित्सा विशेष, अगर मान लो किसी भी डिजीज़ की जो भी विशेष चिकित्सा उसके बारे में आपको पता करना है, तो उसके लिए आपको पूरी संप्राप्ति के बारे में जानना जरूरी होता है। मतलब कोई भी डिजीज़ उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, समग्र रूप से अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आपको संप्राप्ति के बारे में जो ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, ये नीचे भी लिखा हुआ है, ये सेम ये चीज़ें, कोई अलग नहीं है, पिछली वाली वीडियो में जस्ट बताया था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप जस्ट पिछली वाली वीडियो जो है वो चैनल में जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में शुरुआत से बात करी कि जो संप्राप्ति घटक है उसके अंदर मैंने आप लोगों को 7 से 8 जो टोटल इसके कंपोनेंट थे उनके बारे में बताया। उसके बाद दोस्तों मैंने निदान पंचक का जो भी पूरा इंपॉर्टेंस बता रखा है, जिसमें जिसे निदान से लेकर के संप्राप्ति तक जो भी पॉइंट है उनका इंपॉर्टेंस जो क्या होता है डिजीज के अंदर, उनके बारे में बात करी। अब दोस्तों ये निदान पंचक वाला जितना भी जमेरा था अपना यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब अगली वाली वीडियो से अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों उपद्रव, जिसको अपन उपद्रव और उदर्क, जो कि एक नया टॉपिक होगा, उसके बारे में बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, और इसके बारे में अपन अरिष्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके जो भी चरक संहिता है उसके इंद्रिय स्थान वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आपका चरक वाला भी कवर हो जाएगा और आपका पैथोलॉजी वाला भी, रोग निदान वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल आयुर्वेदा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।